24 ऑफ जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट 2026 फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है भाई 215 न्यूटन पर मीटर। ओके, सो इट इज़ कट इन द रेशियो 3:1। ओके, सो वही जो आपका स्मॉलर पार्ट है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, ये है क्वेश्चन। तो इसमें सिंपल है कि आप 3:1 में काटा है तो जो लेंथ होगा स्मॉलर पार्ट का वो कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट हो जाएगा आपका, यदि आपका लेंथ L है तो इसका हो जाएगा L/4। ओके, स्मॉलर पार्ट का। सो टोटल लेंथ यदि L था, ठीक है, चौथे हिस्से की लेंथ L/4 ही होगी। अब आपको पता है कि जो F होता है वो मैग्नीट्यूड में KL होता है ना। सो यहाँ से यदि कि F कांस्टेंट है तो कि बिगर पार्ट का L बिगर पार्ट का ये आ गया इज इक्वल टू, इसको बिगर का K दिया हुआ है इज इक्वल टू K-L- ऐसे कर लो, या स्मॉलर पार्ट का S बोल देते हैं और इसको भी S बोल देते हैं, ठीक है, LS हो गया आपका। तो स्मॉलर पार्ट की जो लेंथ है दैट इज L/4। सो यहाँ से KS पूछा है तो KS हो जाएगा यहाँ से KL/LS। सो इट इज़ KL/L/4, 4 चला गया ऊपर को, ठीक है, सो LL कैंसिल हो गया, सो इट इज़ 4K एंड K इज़ गिवन। जब स्प्रिंग पूरा था ना तो K गिवन है 15, सो इट इज़ 4 × 15, सो इट इज़ 60 एंड K का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। सो ये था, तो इसका मतलब स्मॉलर पार्ट की लेंथ L/4 है, KL का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, तो ये टोटल स्प्रिंग का KL ये हो गया और ये स्मॉलर पार्ट का हो गया। सो यहाँ से आपका जो KS है वो आप स्मॉलर पार्ट का जो KS है वो निकाल सकते हो आराम से। सो इट इज़ 60 न्यूटन पर मीटर। ओके, लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग क्वेश्चन है, आसान ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में आप बड़े ध्यान से देखें तो एक्सरेज का काम क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अब मेटल प्लेट को हीट करते हैं। ओके, इंफ्रारेड रेज जो हैं वो हीट रेडिएशन होती है, ये आ गया। माइक्रोवेव्स जो हैं वो मैग्नेट्रॉन में, रेडियो वेव्स जो हैं वो एंटीनाज में है ना, कम्युनिकेशन के लिए। सो इसका ऑप्शन आ गया 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसको देख लेते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है आपका सीरीज RLC सर्किट से, ठीक है। सो रेजिस्टेंस इज गिवन, दिस इज योर कैपेसिटेंस, दिस इज योर इंडक्टेंस, दिस इज योर रेजिस्टेंस। ओके, सो इसमें सारे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं इनके। तो ये XC होता है, आपको पता है, जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफर करता है AC के लिए वो XC, इंडक्टर जो ऑफर करता है वो XL। तो इसका मतलब ये आपको XL दिया हुआ है, ये 60 और ये R है ही, ठीक है जी। सो बोलने का मतलब ये हो गया कि तीनों चीज़ें दी हुई हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इस सर्किट का, और इसको AC से कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है, पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर होता है cos phi, तो उससे पहले आपको tan phi पता करना पड़ेगा। तो tan phi का फॉर्मूला क्या रहता है, XL - XC/R। और XL आपका 150 है, जो भी पड़ा उसको पहले लिखना है, XC पड़ा तो XC लिख दीजिए, XL, ठीक है। तो ये आ गया 150 - 60 XL/R, R की वैल्यू 70 है, तो ये 150 में से 60 जाएंगे तो 90/70 हो गया। ये नहीं हुआ, 90/70 हो गया, ठीक है, tan phi। सो यहाँ से XL 60 है ना, तो 70 बिल्कुल ठीक है, XC - XL/R, ये आ गया 9/7, ठीक है जी, 9/7 आ गया ये। यहाँ से आपको tan phi आपको द इम्पीडेंस ट्रायंगल इसमें ऐसे रहेगी, ये वाली, ये, तो इसमें XL - XC होता है, ये आपका R है और ये Z होता है, ठीक है। इसका नाम आप कुछ भी रख दो, ABC। सो यहाँ से एंगल फेज डिफरेंस होता है phi। सो यहाँ से cos phi क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर होता है cos phi R/Z, ठीक है।
सो एक्स ई माइनस एक्स एल, सॉरी यहाँ से गलत हो गया, ये देखो यहाँ एक्स एल है ये और ये आर है, बिकॉज कॉइल ये लगी हुई है ना, तो यहाँ पे 70 है ये। तो अब कितना आ गया, 150 में से 70 जाएंगे तो कितना रह जाएगा, 80। अब नीचे जो आर है आपका वो है 60, 80.60 रहेगा, वही गड़बड़ हो गई थी है ना। सो ये आ गया आपका 2 चौके 8 3, 4 और 3, मतलब ये आपका 4 है, तो ये आपका 3 है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग फिर ये होगा 5 है ना। तो पावर फैक्टर हो जाएगा यहाँ से r अपॉन जेड 3/5, तो ये आ जाएगा आपका पावर फैक्टर cos 5, 3/5, ये सेकंड ऑप्शन। तो गलती हो रही थी कि हम यहाँ वैल्यूज़ गलत लिखते थे, बिकॉज इंडक्टर ही होता है ना, कॉइल होती है इंडक्टर, तो ये जो रेजिस्टेंस दे रहा है ये 70 ओम, एक्सएल की वैल्यू 70 है, तो ये लिख रहे थे हम गलत है, यहाँ एक्सएल होगा 70 और जो आर है वो ये बीच वाला है, आर तो दिया ही हुआ है, रेजिस्टेंस का सिंबल यही होता है। और कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, एक्सी, एक्सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस ही होते हैं ना। तो यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन 2 आ जाएगा इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें बोर मॉडल का क्वेश्चन है। तो स्पीड का रेशियो दिया जा रहा है, तो स्पीड जो होती है ना ऑर्बिटिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होती है, और एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होती है, ठीक है। तो यदि स्पीड का रेशियो 3/2 है तो इसका फिर स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे ना, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपल, तो कितना आ जाएगा 9/4, बिल्कुल सिंपल था। वेरिएशन यहाँ एन से है, यदि स्पीड का वेरिएशन एन से 3/2 है तो एनर्जी का वेरिएशन एन से स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे इसका तो 9/4, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, सिंपल। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि आपका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है ये 400 ओम, ठीक है, पैरेलल में 100 ओम से कनेक्ट करा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद 100 ओम, 100 ओम से बैटरी 9 वोल्ट का, ठीक है। रीडिंग वोल्ट मीटर की बताओ, तो पहले तो आप इसका इफेक्टिव निकाल लो इस ब्रांच का, तो इफेक्टिव हो जाएगा इस ब्रांच का आरपी, पैरेलल में दोनों, ये हो जाएगा 400 × 100, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम है ना। सो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ गया 500, 2 0 कट गया तो ये आ गया 80, ठीक है। तो 80 आ गया ये आरपी, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस यहाँ 80 है, 80 ओम। अब 80 ओम के 9 वोल्ट का बैटरी लगा है, अब 80 ओम और 100 ओम आ गए सीरीज़ में, तो 80 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो V1 बोल देते हैं, वो होगा VR1 अपॉन R1 की जगह RP है अपॉन RP प्लस R2, इसको R2 बोल दो, तो आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 9 वोल्ट की बैटरी, RP 80 प्लस R2 इज 100, सो ये आ गया भाई 9 × 80 रहने दो, अपॉन नीचे आ गया 180, ये 0 से 0 कट गया, 9 2 18, ठीक है, 9 2 18, 2 चौके 8, 4 वोल्ट आएगा भाई। तो 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ, तो ये पैरेलल में दोनों, तो जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, पैरेलल में भी सेम होता है, तो उतने कोई रीड कर देगा, तो कितना रीड करेगा 4 वोल्ट, ये थर्ड ऑप्शन, आसानी है। ये देख लेते हैं क्वेश्चन, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ये शेल्स हैं, 3 सेल्स हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पोटेंशियल ऑफ ईच सेल क्या होगा, तो भाई जब हम ए सेल की बात करेंगे, इसको ए बोल दो, बाहर वाली को बी बोल दो, इसको सी बोल दो, जब हम ए की बात कर रहे हैं तो ये आपकी ए हो गई। अब इसका रेडियस कितना है, ए है ये जो है, तो इसके बाहर होगा ये पॉइंट बी डिस्टेंस पे, ये वाला पॉइंट, ये दूसरी जहाँ से गुजर रही है, और तीसरी जो है वो फिर कहाँ से गुजर रही है, वो यहाँ से गुजर रही है, ये सी पॉइंट, ये डिस्टेंस सी है। तो ये जो आपकी सेल है ए, इसका पोटेंशियल अब टोटल कितना होगा इन तीनों पॉइंट्स पे, ये है क्वेश्चन। इसका अपना रेडियस कितना है, बिकॉज इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, और बंद भी वही होता है जो सरफेस पे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ईच सेल, तो फर्स्ट केस में आ जाएगा ए शेल का निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा बोलो, चार्ज, बिकॉज बाहर वाले पॉइंट्स के लिए चार्ज काउंट कौन सा करेगा, हाँ तीनों ही चार्ज हैं, इसके ऊपर Q1 है,
इसके ऊपर Q2 है जो यहाँ से गुजर रही है ऐसे ऐसे, और इसके ऊपर Q3 है जो ऐसे ऐसे गुजर रही है, ठीक है, Q3। तो भी यहाँ से देखो ना VA क्या हो जाएगा, पोटेंशियल A का वो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट K, ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज Q1 और A, और आउटसाइड पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा प्लस K, बाहर वाला पॉइंट कितना है, चार्ज कितना है इस पर दूसरी पे Q2 अपॉन सेंटर से दूरी B, और तीसरे का हो जाएगा K Q3 अपॉन C, ठीक है। अब बात कर लेते हैं B की, तो ये है B दूसरे वाली, ये तो इसके अंदर है भाई दूसरी एक और, ये है A, है ना, ये इसका रेडियस A है, और इसका जो अंडर कंसिडरेशन है ये B वाली, ये इसका रेडियस जो है वो B है, तो यहाँ इसका B नाम रख देते हैं, रखा ही हुआ नाम मैंने B, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ एक ये तो ये है वो पॉइंट आपका, ये है वो तीसरे वाली, ठीक है, ये है वो तीसरे वाली, और ये डिस्टेंस कितना है, ये C है जो यहाँ से गुजर रही है। तो भी अब पोटेंशियल B का क्या होगा, B की बात कर रहे हैं तो V भी हो जाएगा कांस्टेंट K। अब आप देखो ना B के अंदर को एक तो अपना जो चार्ज है इसके ऊपर वो कितना है, अपना जो इसके ऊपर चार्ज है वो है, B के ऊपर जो चार्ज है वो अपना है Q2, और अंदर वाली जो इसके ऊपर है Q1। तो जब B को कंसिडर करेंगे तो B के अपना चार्ज सरफेस पे Q2 है, और अंदर वाला जो शेल A है उसके सरफेस पे कितना है, ये है, ये अंदर वाले नीले रंग की Q2। तो टोटल चार्ज तो हो गया Q1 प्लस Q2। अब दूसरी का निकालना है तो दूसरी के लिए डिस्टेंस उसका रेडियस ही होगा, वो कितना है B, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आ गया B का, प्लस आउटसाइड पॉइंट रहा इसके लिए, ये यहाँ से गुजर रही है वो तीसरी। अब ये जो आपका आउटसाइड पॉइंट है यहाँ जो है इसके ऊपर चार्ज Q3 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा K Q3 अपॉन C। वैसे आप C पे निकाल सकते हो, C वाली को कंसिडर करो, तो C वाली को जब हम कंसिडर करेंगे तो ये आ गई C वाली, ये ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें दोनों ही अंदर हैं, वो दोनों ही अंदर है भाई, कौन कौन, एक तो हो गई वो ये वाली A, और ये वाली हो गई B, ठीक है, कंसंट्रेटिंग का नहीं, तो ये आ गई A, ये वाला रेडियस A, ये वाली आ गई B, ये वाला रेडियस B, और ये वाली आ गई C, ये वाला रेडियस C, ठीक है ना। सो ये है बाहर वाली कैपिटल C, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि बाहर वाली का पोटेंशियल देखना है, तो इसके अंदर जो चार्ज इस पे Q1 था, इसके अंदर दो चार्ज और बैठे हुए Q2, और इसके बाहर अपना Q3 है। तो अंदर जो चार्ज है वो Q1 और Q2 है, तो अंदर तो इसके रह नहीं सकता, एकदम सरफेस पे आ जाएगा ना। तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना, और अपॉन क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है इसका सेंटर से C, रेडियस मतलब, और आ जाएगा कांस्टेंट K। तो ये है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ये ऑप्शन 2, ये चेक कर लो, आप लिख दिया मैंने यहाँ पे, बिल्कुल ठीक, ये ठीक है। जब A को आप कंसिडर करोगे ना तो A के लिए ये दोनों पॉइंट आउटसाइड होंगे, आउटसाइड डिस्टेंस ही होंगी, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल यही होता है, ठीक है। और जब तुम B को कंसिडर करोगे तो B के अंदर रहेगी A, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2, लेकिन अब B को कंसिडर कर रहे हैं तो B का जो रेडियस है वो स्मॉल b है, ठीक है। तो अंदर वाले पॉइंट पे भी पोटेंशियल निकालना है यदि, तो वो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा जो उसका अपना रेडियस है, बिकॉज जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही किसी पॉइंट पे अंदर होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर बाहर वाली के लिए ये चार्ज Q3 था और डिस्टेंस सेंटर से C, ठीक है। और वैसे C के अंदर रहेंगी दोनों, तो दोनों सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा, और C का डिस्टेंस जो सेंटर से वो C है, तो इसका ऑप्शन B था। उसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन है, इसमें ये पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, इसमें आपको मतलब ये चेंज करना है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चेंज करना है ये सिस्टम। तो मासेस दिए हुए हैं, तो इसका मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा दैट विल बी दी वर्क डन पूछा है,
ठीक है। तो यहीं से चल पड़ो, कहीं से यहाँ से चल पड़ो, ठीक है। डिस्टेंस 20 मीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी आपकी, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस जी m1m2 अपॉन आर, ये लगाएंगे तो माइनस जी तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इसकी बात कर रहा हूँ पहले फिगर की। तो इसका मतलब जी बाहर आ गया तो m1 m2 मतलब 200 इंटू 300, ठीक है, अपॉन रेडियस, रेडियस डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस कितना है 20, तो 20 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। माइनस दूसरी के लेते हैं 300 इंटू 400, ठीक है, अपॉन 20, ये 20 है, बाहर ले लिया मैंने। और फिर आएगा आपका 400 इंटू 200 अपॉन 20, 20 बाहर आ गया, तो ये आएगी आपकी। और फिर जी की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर देंगे। अब ऐसे देखेंगे तो फाइनल जो आएगी, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बिल्कुल सेम, 25 कर दो डिस्टेंस की जगह, तो इसी माइनस जी अपॉन 25, ठीक है। तो यहाँ से चल पड़ो फिर 200 इंटू 300 माइनस 300 इंटू 400 m1 m2 अपॉन 25 बाहर है, और फिर 400 इंटू 200 और अपॉन 25 बाहर है। तो जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन आएगा वो क्या होता है? फाइनल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो यदि इसकी हम कैलकुलेशन जी की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ जो जी की वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू है आपकी यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻11, तो यहाँ जी की वैल्यू भर देंगे हम। तो फिर इनिशियल जो आएगी आपकी वो वैल्यू लिख देता हूँ आपके लिए, जो मैंने कैलकुलेट करी है, -8.671 इंटू 10⁻7 ये आएगी, और फाइनल आएगी माइनस आएगी, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा फिर है ना अगले स्टेप में, और वो वैल्यू आएगी आपकी 6.9368 ये आ जाएगी इंटू 10⁻7 ब्रैकेट क्लोज ये। और फिर यहाँ से वर्क डन निकालोगे तुम, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.7342 इंटू 10⁻7 और ये आंसर आ जाएगा जूल में। सो सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम लगी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो यदि हम नेक्स्ट देखें तो फिर आपका मैचिंग क्वेश्चन है। सो मैचिंग क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि डायमेंशनल फॉर्मूले पूछे हैं भाई। सो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है B इंटू ए। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है? म्यू। मैग्नेटिक इंडक्शन B, और सेल्फ इंडक्टेंस होगा ये सेल्फ इंडक्टेंस TANC, ठीक है। तो इनके जो डायमेंशनल फॉर्मूले वो ऑप्शन ए रहेगा भाई, ठीक है। इसको निकाल सकते हैं आप, सिंपल है ये। ए के साथ ये मैच करेगा 2, बी के साथ 3 मैच करेगा ये, और सी के साथ ये 4 मैच करेगा, और आपका डी के साथ ये करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं एक निकाल के बता दूँ तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई फॉर्मूला बोलो, कोई भी फॉर्मूला आपको याद है वो लिख देना आपने यहाँ पे, ठीक है। सो हमें पता है कि जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड में वो होता है QVB, है ना। तो यहाँ से B हो गया F अपॉन QB, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे F अपॉन QV इंटू एरिया। तो भाई F का ml T-2, एरिया का L स्क्वेयर अपॉन Q का 80 और वेलोसिटी का LT-1, ठीक है। सो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। और मैग्नेटिक परमेबिलिटी का आपके लिए कोई फॉर्मूला आपको जिसमें म्यू आता हो, तो जैसे हम बोलते हैं कि वाइट-सैबर्ट लॉ से या कोई मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, यहाँ से निकाल सकते हो 2I अपॉन R ये। तो यहाँ से म्यू का यदि पूछें हम, म्यू नॉट या म्यू की एक ही बात है। सो यहाँ से आ जाएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 पाई कांस्टेंट है, तो भाई BR अपॉन I, 2 भी कांस्टेंट है ये। अब B का हम निकाल चुके हैं, ये देखो ये F अपॉन QB, वो यहाँ भर देना आपने, इसकी जगह मैं F अपॉन QB लिख देता हूँ, और RI, अब सब क्या आपको डायमेंशनल फॉर्मूले पता है। देखो F का ml T-2, R का L, Q का 80, वेलोसिटी का ml, वेलोसिटी का LT-1 और I का एम्पियर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो म्यू का, तो ये थर्ड आ जाएगा, ठीक है। और यदि मैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स B का ही पूछ लें तो भाई का तुम निकाल ही चुके हो, तो B का हो जाएगा 5/A,
फाई का निकाला ना ये मैग्नेटिक फ्लक्स का जो ये आया, इसका बटा एरिया करना है, एरिया में एल स्क्वायर करना है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा चौथा। और सेल्फ इंडक्टेंस का आप जैसे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है यहाँ से निकाल सकते हो, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो एल की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, सो एल हो गया यहाँ से मैग्नीट्यूड में ई डी टी अपॉन डी आई हो गया। अब ई का किसी को पता नहीं है, तो ई तो वोल्टेज ही होती है, इंड्यूस्ड में पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, सो डब्ल्यू वर्क क्यू नॉट डी टी अपॉन डी आई, ठीक है। अब डब्ल्यू का एम एल टू टी माइनस टू, डी टी का टी हो गया, एम एल टू टी माइनस टू हो गया ना डब्ल्यू का, इसका टी हो गया, नीचे ये डी आई है, क्यू नॉट का मतलब टेस्ट चार्ज में 80 एम्पियर टाइम, क्यू इज इक्वल टू 80, और यहाँ से डी आई का फिर एम्पियर। तो इसको आप करोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस का नंबर 1 वाला आ जाएगा, ये वाला। तो ये आसान क्वेश्चन था, इसको कर सकते हैं। फॉर्मूले याद है आपको, और डायमेंशनल फॉर्मूले आप बड़े आराम से, फिजिकल फॉर्मूला याद है तो निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 का देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सो इसमें ये बोल रहा है कि ये क्वेश्चन भी कई बार आ गया 2025 में, कोई कहीं क्वेश्चन नीट में आ रहा है, अभी जेई मेन में आ रहा है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया है 2026 का, ठीक है। सिलेंडर है, मास एम दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, मास एम है इसका, ओके, लेंथ इसकी एल है, ठीक है। इक्विलिब्रियम लिक्विड डेंसिटी रो इस लिक्विड में ये है, ओके। तो भाई यहाँ से मैं इसका यदि मास ले, मास एम है तो फिर वेट तो नीचे को आ गया एम जी, बिल्कुल ठीक, ठीक है। यहाँ से एम जी आ गया ये, ठीक है। और यदि मैं आगे बात करूँ तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो सबमर्ज्ड पार्ट है इसका, इसकी लेंथ ले लेते हैं एल, ठीक है, कैपिटल एल, टोटल लेंथ इसकी ये स्मॉल एल है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो आपको पता है कि जब ये इसको सबमर्ज करेंगे वाटर में तो इसके ऊपर एक और फोर्स लगता है, अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ है ना, लगेगा इसके ऊपर एफ, ठीक है। वो होता है हटाएंगे पानी का भार, मतलब एम डैश जी बोल देते हैं, और एम डैश जी मीन्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सबमर्ज्ड पार्ट का वॉल्यूम, वी डैश बोल दो, डेंसिटी लिक्विड की रो दी हुई है, रो है लिक्विड की डेंसिटी, और जी अब वॉल्यूम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है ए, और जितनी लेंथ सबमर्ज है कैपिटल एल रो जी, और ये आ गया आपका फोर्स अप थ्रस्ट, ठीक है। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये ऊपर वाला नीचे के बराबर होगा, मतलब एफ जो होगा वो एम जी के बराबर होगा, है ना, ठीक है। तो ए एल रो जी को क्या लिख सकते हो, ए एल रो जी किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। अब इसका एक कैलकुलेशन ये करना है, थोड़ा सा इसको आप और धक्का देंगे तो ये ऊपर से फोर्स लगाएंगे ना इसको नीचे की तरफ, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। देखो अब सारा डायग्राम दे देते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पहुँच गया, ठीक है। पहले तो यहाँ तक था, अब ये डिस्टेंस मान लो आपने ऊपर से इसको थोड़ा सा प्रेस किया, डिस्प्लेस किया इसको नीचे की तरफ, तो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स आ गया सपोज, फिर रिलीज़ कर दिया तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में जाएगा, ठीक है, एस एच एम में जाएगा ये। तो उसका टाइम पीरियड निकालना है फिर उस मोशन का, ठीक है। सो जैसे इसको हमने और वाटर के अंदर सबमर्ज किया तो अब टोटल लेंथ, सबमर्ज्ड लेंथ कितनी हो गई, एक पहले एल थी अब एक्स और हो गई, तो ये फोर्स भी चेंज हो जाएगा, ऊपर को वेट तो वैसे ही है, नीचे को एम जी, लेकिन जो ऊपर वाला फोर्स है ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश, ठीक है। तो एफ डैश कितना हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से, अब मास ये कुछ और हटाएगा, पानी का और मास हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा, तो एफ डैश हो जाएगा यहाँ से एम डबल डैश, का मतलब हो गया कि बिल्कुल यहाँ आ जाओ, वॉल्यूम कितना इसने डिस्प्लेस किया, ज़्यादा करेगा ना कुछ और हिस्सा इसका डूब गया, तो यहाँ से फिर एफ डैश देख लेते हैं कितना आता है, वी डबल डैश, मतलब वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ जो है वो एल प्लस कितनी है, अब एक्स, ये एल पहले ही थी, एक्स ही हो गई इंटू रो जी, तो ये आ गया अब, ठीक है। तो अब ये आ गया, तो अब ध्यान से देखें तो आपने जो इसको मतलब फोर्स लगाया था वो नीचे की तरफ लगाया था, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना होगा अब, सो नेट फोर्स हो जाएगा एफ डबल डैश बोल देता हूँ, दैट इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाला वो पॉजिटिव लेना, तो नीचे को हमने लगाया था ना फोर्स ऐसे, तो नीचे वाले को तो पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो जिस तरफ लगाते हैं उस तरफ को आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लेना, उसको मतलब पॉजिटिव मान लेना, तो एम जी नीचे की तरफ माइनस अप थ्रस्ट, या इसको बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स, है ना।
एफ डैश माइनस ये कर दो ए एल प्लस एक्स रो जी, बिल्कुल ठीक, ये आ गया। इसको देख लो कितना आ रहा है ये, एम जी माइनस ए एल रो जी माइनस ए एक्स रो जी, ठीक है, माइनस ए एल की जगह अब एक्स आगे आ गई ये, और आगे रो और आगे जी। अब तुम देखो यहाँ से ना इस इक्वेशन से जो एम जी ए एल रो जी था वो एम जी के बराबर था, तो मतलब एम जी माइनस एम जी, और आपके पास बचेगा माइनस ए एक्स रो जी, ठीक है जी। तो ये आपका नेट फोर्स बचा इसके ऊपर, ये कट गया, तो ये बचा एफ डबल डैश। अब न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो, ये क्या होता है मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है, और वो किसके बराबर आ गया माइनस ए एक्स रो जी। तो एक्सलरेशन कितना आ गया यहाँ से, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ से ए एक्स रो जी अपॉन एम, ये आ गया। अब पूछ रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन का होता है 2 पाई अंडर रूट एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है। तो अब यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दो, तो बन गया टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एक्स अपॉन ए की वैल्यू है ए एक्स रो जी अपॉन एम, एम चला गया ऊपर को, सो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन ए रो जी, तो ये आ जाएगा आपके पास, चौथा ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये पहले जैसे हमारे सिलेबस में भी रहता था, ये पहले डेरिवेशन ही है ये एक्चुअली, डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट याद रखना होता है, तो जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ा होता है ना वो सीधा आंसर टिक करते हैं यहाँ से और आगे निकलते हैं। तो ऐसा कुछ आए तो आप याद रख लीजिए, ये आंसर होता है इसका, ठीक है, ये वाला ये निकाला मैंने, फोर्थ ऑप्शन क्लियर है इसका, फोर्थ ऑप्शन इसका ओके है, करेक्ट है। तो भाई अब देख लो यहाँ से कि ये क्वेश्चन डाइपोल पे है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और 800 गॉस की मैग्नेटिक फील्ड है, 30 डिग्री एंगल पे है, गॉस जो होता है ना वो आपका CGS यूनिट दे दिया इसने, तो वी नीड टू एक्सपीरियंस द टॉर्क कितना, ठीक है। फिर इसी SI में वर्क डन इन स्लोली मूविंग द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो भी आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है माइनस पी PE साइन थीटा। तो यहाँ से जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कब आएगी, साइन 90 पे ना, तो आ जाएगी माइनस PE जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, साइन 91 होता है इसलिए। और मैक्सिमम कब आएगी देख लेते हैं, मैक्सिमम आएगी जब साइन कितना होगा, सॉरी साइन थीटा नहीं होती कॉस थीटा, तो थीटा होगा 0 डिग्री जब, है ना ये। सो मैक्सिमम कब आएगी जब ये 180 होगा, 180 आएगी तो कॉस 180 कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस PE। अब ये बोल रहा है कि मिनिमम से मैक्सिमम में जाना है, तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब PE माइनस माइनस PE, P मैक्स माइनस U मैक्स माइनस U मिनिमम, तो W आ जाएगा यहाँ से 2PE। तो एक तो ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब जो टॉर्क है इसमें वो टॉर्क होता है MB साइन थीटा, साइन 30 है यहाँ पे। अब टॉर्क जो है यहाँ पे वो कितना दिया हुआ है 16 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया 16 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू ऊपर, और ये आ गया MB, और ये आ गया साइन 30 होता है हाफ, MB निकाल दो यहाँ से, तो MB हो गया यहाँ से 2 इधर आ गया 16 दूने 32 हो गया, 32 इंटू 10⁻³, ये आ गया आपका टॉर्क न्यूटन मीटर में, टॉर्क नहीं सॉरी MB आ गया, टॉर्क तो दिया हुआ था ना। तो MB की वैल्यू, MB कौन सा डाइपोल है, मैग्नेटिक फील्ड वाला है, तो भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, M होगा M, और B होगी मैग्नेटिक फील्ड MB, सम बिल्कुल एक जैसे ही है, कोई इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। तो PE और इलेक्ट्रिक डाइपोल होता तो PE होता, मैग्नेटिक का तो MB हो जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक कर देता हूँ मैं MB, ठीक है। M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है, MB। इलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन होता तो E चलना था, M की जगह P और B की जगह E, ठीक है। तो यहाँ से देखिए MB 2MB हो गया भाई, ठीक है ये, और MB की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये आ गया W इज इक्वल टू 2 इंटू 32 इंटू
10⁻³ तो ये आ जाएगा आपका 32 दूना 64 हो गया ये, sin 30 हाफ हो गया। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ से W = ये आएगा आपके पास 64 × 10⁻³ और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी वैल्यू की मेरे को आवश्यकता पड़ी नहीं। तो 0.1 2 MB बिल्कुल ठीक वर्क, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। cos 180 बिल्कुल ठीक है ये भी। और टॉर्क MB sin थीटा होता है 16 × 3 MB हाफ 32। सो यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। सो ये आ गया आपके पास 64 × दिस मच आंसर। ठीक है, सो इसको आप लिख सकते हो, ये गलत है यहाँ पे, ये ऑप्शन होगा यहाँ 64, 64 होगा यहाँ। सो ऑप्शन अब कौन सा आ जाएगा, ये ऑप्शन 1 आ जाएगा। तो भी सिंपल सा ही था, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो तो ऐसा भी होता है कि बिकॉज हमने टॉर्क का सीधा यहाँ से MB निकाल दिया और हमने बोला कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, अनस्टेबल में मैक्सिमम होती है। तो स्टेबल से यदि अनस्टेबल में जाना है तो फिर वर्क डन कितना होगा, तो वो हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आएगी 2 MB। अब MB की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी तो आएगी 64 × 10⁻³ जूल। सो यहाँ क्वेश्चन आ रहा है भाई प्रिज्म पे। तो यदि बड़े ध्यान से देखें यहाँ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि डेविएशन मिनिमम है। तो मिनिमम डेविएशन जो होती है, तो जो अंदर वाली रे है ये पैरेलल चलती है बेस के। ठीक है, PQRS रख देते हैं नाम रास्ता रे का। ठीक है, तो यदि ये जो QR है ये इसका फ्रंट व्यू ले लेते हैं प्रिज्म का। तो भी जब मिनिमम डेविएशन कंडीशन होती है ना, तो अंदर वाली रे QR जो रे है ना, रे QR इट ट्रेवल्स पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, मतलब YZ के पैरेलल हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये एंगल R1 होता है और ये एंगल यहाँ θC है, θC R2 बोलते हैं उसको ना। तो एक एंगल ये R1 है, तो R1 + R2 का सम जो होता है, पहली बात ये दोनों इक्वल होते हैं, R1 R2 दोनों इक्वल होते हैं अंडर मिनिमम डेविएशन कंडीशन। एक ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ये बोलते हैं इसको, ये जो होता है बेसिकली इन दोनों एंगलों का सम होता है, मतलब R1 + θC या R2 जिसको हम बोल रहे हैं। इतना आपको पता है तो क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बड़े ध्यान से कि क्रिटिकल एंगल पे पड़ रही है, तो क्रिटिकल एंगल पे पड़ रही है तो फिर ग्रेज कर रही है इस XZ सरफेस को, ये सरफेस पे ही चल रही है, ऐसा ही होता है ना। तो अब ये बात बनती है यहाँ पे कि ये एंगल तो हो जाएगा 90। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये वाला ये नॉर्मल है। तो अब और ध्यान से देखें तो आपको पता है कि इस कंडीशन में जो फॉर्मूला रहता है वो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है, वो होता है 1/μ2 ऐसे। तो इसको तुम लिख सकते हो 1/μ2/μ1 ऐसा लिख सकते हो ना इसको। तो मतलब μ1 ऊपर चला गया तो μ1/μ2। μ1 कम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 ज़्यादा वाला है। तो साइन C यहाँ से कम वाला कितना है n/2। ठीक है, ज़्यादा वाला कितना है n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये n से n कैंसिल, तो साइन C आ गया आपके पास 1/2। C को θC बोल रहे हैं तो θC लिख देता हूँ इसकी भाषा में। तो आ गया sin 30 होता है आप, तो θC आ गया यहाँ से 30। ठीक है, θC यहाँ से कितना आ गया 30। तो ये θC यदि 30 डिग्री आ गया क्रिटिकल एंगल, तो फिर एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब θC 30 है, पर R1 R2 बराबर होते हैं, है ना, मतलब θC। तो θC और R1 एक ही बात है जब ये मिनिमम डेविएशन पोजीशन में होता है। ठीक है, तो R1 भी वही होगा जो θC होगा, मतलब वो कितना होगा 30 डिग्री। तो ए कितना हो जाएगा 30 डिग्री + 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा 60 डिग्री, ऑप्शन 2। तो आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन टफ है, इसको ध्यान से देखें। इसमें पूछ रहा है कि इसमें ये पूछ रहा है कि व्हेन अ सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रैंस द हैवियर मास गोज 80 सेंटीमीटर डाउन, बिकॉज अगर रिलीज करोगे तो ये नीचे को जाएगा।
ठीक है। ये एम जी लगा दो, तो ये पहले तो इसको केजी में बदलिए, तो 450/1000 बन गया केजी 0.45। सो 0.45 जी के साथ ही नीचे को जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा है ए से, इसके एक्सेलरेशन ऊपर को होगा, और ये नीचे को जो वेट होगा वो हो जाएगा 300 अपॉन दिस, तो 0.30 ये बन गया। ठीक है, सो भी पहले तो इसकी एक्सेलरेशन निकाल दो। तो ये जैसे ही नीचे को जाएगा तो बोल रहा है कि इसने 81 सेंटीमीटर ट्रैवल किया 9 सेकंड में। ठीक है, तो ये लगा दो यहाँ पे सिंपल, क्या बोलते हैं उसको, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो यहाँ 0 है, ए टी स्क्वायर, सो ए हो जाएगा यहाँ से 2s अपॉन टी स्क्वायर। 2s, एस कितना है, डिस्टेंस है 0.81, एस आई में ले लेते हैं ना, 81 सेंटीमीटर के बन गए 0.81 अपॉन टी स्क्वायर मतलब 81। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। ठीक है, सो ये बन गया आपके पास, एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से 0.1, तो 0.02 ये आ गया एक्सेलरेशन। तो भी एक्सेलरेशन पता लग गया। ठीक है, यदि एक्सेलरेशन आपको पता लग चुका है तो फिर आप इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दीजिए। पूछ रहा है कि रोटेशनल इनर्शिया, अच्छा रोटेशनल इनर्शिया इसमें रिंग का होगा, बिकॉज रिंग रोटेट करेगा। ये इसका रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है, रिंग का रेडियस 1 मीटर है। ठीक है, तो इसमें टॉर्क का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, रोटेशनल मोशन में जाएगा तो टॉर्क आएगा, तो टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा। ठीक है, और टॉर्क होता है कि इस तरफ तुम्हें पता टेंशन कितना होगा, ये टेंशन इधर को T2 ले लेते हैं और इधर को T1 ले लेते हैं ये। ठीक है, तो अब इसमें यदि इक्वेशन निकालूंगा मैं, तो इसमें नीचे की तरफ आ रहा है सिस्टम, तो इसका मतलब ये हो गया इक्वेशन बन जाएगी, ये देखो ये नीचे की तरफ आएगा ना एक्सेलरेशन ए से, तो ये बन जाएगी, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा फिर, तो 0.45 जी माइनस T2 इज इक्वल टू ए, एम ए, मतलब एम कितना है 0.45 इंटू ए कितना है 0.02। ये अब इस मास के लिए लिख दीजिए, लिखी मैंने इस मास के लिए। ठीक है, अब इस मास के लिए लिखो, इस मास के लिए इक्वेशन हो जाएगी, बिकॉज ऊपर को जा रहा है तो टेंशन T1 ज़्यादा होगा, माइनस 0.30 जी इज इक्वल टू 0.30 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन है यहाँ पे, बाद में भरेंगे वैल्यू, ये आ गई। ठीक है, तो इसमें टेंशन T2 ज़्यादा है तो टॉर्क हो जाएगा इन दोनों टेंशन्स का डिफरेंस T2 माइनस नेट टॉर्क ना, ये होगा T2 माइनस T1, और आई अल्फा। अल्फा क्या होता है, बिकॉज ए इज इक्वल टू आर अल्फा, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ से अल्फा हो जाएगा ए अपॉन आर, ए अपॉन आर। ठीक है जी, तो यहाँ से T2 निकाल दो आप, यहाँ से T2 दूसरी तरफ चला गया और ये आया उरे को, तो 0.45 कॉमन है, और ये उरे आएगा तो ये जी, और ये उरे आएगा माइनस, ये हो गया आपका T2, और भी यहाँ से T1 निकाल दो, तो T1 यहाँ से हो जाएगा, ये परे चला जाएगा, तो 0.30 कॉमन है, और ये परे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब G प्लस है, ऐसे लिख सकते हो ये। अब ये T2, अब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो आपका रोटेशनल इक्वेशन लिखा ना आपने, ये टॉर्क वाला, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व करो, हो गया क्वेश्चन। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, तो अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो भाई T2 माइनस T1 ये है आपका T2, मतलब 0.45 जी माइनस ए माइनस 0.3 T1 की वैल्यू जी प्लस है। ओके, ये आ गई। ठीक है, टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे टॉर्क होता है आर एफ या एफ आर है ना, तो आर होगा यहाँ पे, आर ये रेडियस ये। ठीक है, और रेडियस को मैं आर ही बोल देता हूँ, कैपिटल। ठीक है, सो यहाँ से T2 माइनस T1 लिख दिया मैंने, और ये R की वैल्यू दी 1 हुई है, तो
तो यहाँ 1 लिख दे, कोई 1 को कोई मीनिंग तो है नहीं, इज इक्वल टू आई, ए की वैल्यू 0.02 अपॉन फिर आ गया आर 1। लो जी, अब यहाँ अगले स्टेप में जी की वैल्यू 10 लिखो, ए की वैल्यू लिख दो, इसको भी ए रहने देते हैं। कैलकुलेशन है इसमें बहुत, है ना, आसान क्वेश्चन नहीं है। सो यहाँ से मैं बड़े ध्यान से देखूँ तो ये आ जाएगा, देखो आपके पास 0.45, हाँ 10 माइनस वैल्यू भर रहा हूँ मैं 0.02, जी की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू हमने निकाली हुई है, देखो ये इस माइनस आ गया 0.30, 10 प्लस 0.02 इज इक्वल टू आई तो निकालना है, और ए की वैल्यू मैं नीचे लगा देता हूँ 0.02। ठीक है जी, तो भी इसको यदि सॉल्व करते हैं ना तो ये आ जाएगा 0.45, ये आएगा 9.98 माइनस 0.30 इंटू 10.02 अपॉन 0.02। इसको यदि मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद उसको माइनस कर देना है आपने। माइनस इसको करेंगे तो 30 से जब तुम इसको मल्टीप्लाई 0.30 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3.006, ये आ गया अपॉन दिस 0.02। ठीक है जी, सो कैलकुलेशन की है मैंने, तो वहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1.485 अपॉन 0.02। तो इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर। तो ये था भाई क्वेश्चन लेंथी। ठीक है, अब इसमें देख लो एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ क्या हो रहा है। बेसिकली रिलीज़ किया मास को, पहले उसका एक्सेलरेशन निकालो। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन ये लग गई आपकी, है ना, और उसके बाद फिर हमने ये बोला आपको कि ये जो नीचे को आएगा तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम वाली इक्वेशंस लिख दो, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो। पहले इसके लिए लिखी, फिर याद रखें ग्राम ये हमने केजी में लिखा है, ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो नीचे को आ रहा है ना ये, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, फिर माइनस T2 टेंशन इसमें T2 मान ली मैंने, इसमें T1 मान ली, इज इक्वल टू ma। और इसके लिए भी इक्वेशन लिखी मैंने, ये T1 माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ से T1 निकालिए, यहाँ से T2 निकाल लिया, ये तो हो गया पहला काम। ट्रांसलेशनल मोशन की बात हो गई है। अब क्योंकि रिंग ये रोटेट करेगा ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टॉर्क आएगा वो आएगा आई अल्फा, और टॉर्क होता है आर एफ, आर इंटू एफ। एफ आ जाएगा नेट टेंशन T2 माइनस बड़ी टेंशन माइनस छोटी T2 माइनस T1, और आई अल्फा की वैल्यू होती है अपॉन आर। अब आर 1 मीटर है तो आर यहाँ ख़त्म ही हो गया। ठीक है, फिर हमने कुछ नहीं किया, फिर हमने यहाँ पे बोला कि T2 और T1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर बोल देता हूँ 2 और इसको मैं बोल देता हूँ 1, ये वाली। तो फिर 1 और 2 की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी है ना, यूजिंग कौन सी इक्वेशन यूज़ करी मैंने, फिर 1 और 2, मतलब T2 की वैल्यू पुट करी, फिर T1 की वैल्यू पुट करी। ठीक है, और फिर सारा इसको मैंने ये पुट करने के बाद सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद जो रोटेशनल इनर्शिया है, मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो आ जाएगा 74.25 kg मीटर स्क्वायर। ऑप्शन 1 लेंथी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, बिकॉज ये पहले भी देखा गया JEE मेन में, ये मतलब जनवरी वाली शिफ्ट में ही देखा गया है क्वेश्चन। तो वही है सेम, थोड़ा सा डाटा बदला है इसने और कुछ नहीं किया है। तो वही बोल रहा है कि ये आर दिया हुआ 2 मीटर ब्रिज है ये, और ये एस दिया हुआ 3, ऐसे बोलते हैं हम उसको रेजिस्टेंस को। तो आपको पता है कि जो आर ये यदि बैलेंस लेंथ एल है तो फिर ये कितनी होगी 100 माइनस एल। ठीक है, तो भाई आर अपॉन एस इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, ये होता है ना फॉर्मूला P अपॉन Q। तो आर अपॉन एस हो गया यहाँ से इज इक्वल टू आर अपॉन एस कर दो, एल अपॉन 100 माइनस एल इज इक्वल टू आर अपॉन एस, यही फॉर्मूला होता है। तो एल अपॉन 100 माइनस एल हो गया 2/3, बिकॉज आर इज 2 एंड दिस एस इज 3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 माइनस 2L इज इक्वल टू 3L। तो आ जाएगा 3L प्लस 2L इज इक्वल टू 200। तो वही 5L इज इक्वल टू 200। तो L इज इक्वल टू 200 अपॉन 5, तो L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। यदि L 40 आ गया ना ये, तो इधर को कितना बचा, ये 60 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब ये बोल रहा है कुछ किया इसने, किया क्या कि इसको क्लोज कर दिया है, एक रेजिस्टेंस लगा था, जब इसको तुम क्लोज करोगे तो भाई ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो एस पी बोल देता हूँ मैं, तो एस पी निकाल लेते हैं। तो पैरेलल क्या होता है, ऊपर प्रोडक्ट मतलब 3x और नीचे सामा x प्लस 3 है ना, ये आ गया। अब दोबारा लगा दो फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। तो अब जो दोबारा लगाएंगे तो क्या होगा, r अपॉन एस, ठीक है, r अपॉन एस, हाँ या ऐसा कर दो, ये उसका रेसिप्रोकल ले लो, हाँ चलो r अपॉन एस ले लेते हैं। तो r कितना है 2 अपॉन 3x अपॉन x प्लस 3, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, फिर बोल रहा है कि ऐसा करने से क्या हो, पॉइंट जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया 25, बैलेंस पॉइंट पहले कितने पे था 40 पे, अब 25 शिफ्ट हो जाएगा, मींस वो 20 ऐड हो गया इसमें, 65 पे चला गया। तो यदि ये 65 पे चला गया तो मतलब ये दूसरी सिचुएशन में यहाँ आ गया 65 सेंटीमीटर यहाँ जैसे, तो इसके इधर को कितना बचेगा 100 माइनस एल 65, 100 माइनस 65 35, ठीक है। तो भाई ये आ जाएगा फिर पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस होता है ना, तो आर बाई एस मैंने कर दिया, R2 है, एस पी ये आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू पी बाई क्यू, हाँ पी बाई क्यू, पी कितना है अब 65 है ना, शिफ्ट हो गया ना वो 40 से 65 पे चला गया, अपॉन मतलब 40 प्लस 25 हो गया, और नीचे वाला कितना बचा फिर 35, बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो आ गया 2 ऊपर चला गया x प्लस 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू 65 अपॉन 35, मतलब ये 5 सत्ते 35 और यहाँ आ गया 5 से कम 5 और 13 पंजे 65 हो गया, ठीक है, 13 बटे 7 हो गया, 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो भाई 14x प्लस 7 21 की दोनों 42 हो गया है, ठीक है, इज इक्वल टू 39x, ठीक है। सो 39x माइनस 14x इज इक्वल टू 42, तो वही 39 में से 29 में से 4 गए 25x इज इक्वल टू 42, तो x इज इक्वल टू 42 अपॉन 25, तो भाई ये आ जाएगा आपके पास 25 एकम 25, 25 और 42 25 17, तो 25 का 150, 200 बचा आगे, 25 8 200, 1.68 आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो ये था सिंपल क्वेश्चन था मीटर बेस पे, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये दूसरी बार आ गया, ये पहले एक और शिफ्ट में आया था किसी में। तो भाई स्टेटमेंट है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलवेज इंक्रीजेज, नो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का यदि कर्व आप देखो मास नंबर के साथ, इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, ठीक है, और इधर आपका होता है मास नंबर ए, तो कर्व कुछ ऐसे आता है ऐसे, ठीक है। तो ये कहाँ ये कर्व, इसमें देखो यहाँ डिक्रीज भी हो रहा है, पीक्स आती हैं कर्व में, डिक्रीज भी हो रहा है, देखो नीचे को आ रहा है, इधर नीचे को आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलवेज इंक्रीजेज विद मास नंबर, नो इट्स नॉट लाइक दैट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है, फॉल्स है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर स्मॉलर मास नंबर, स्मॉलर मास नंबर्स की कम होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका मतलब उनकी वो कम मतलब अनस्टेबल है, वो स्टेबिलिटी को कार्य करने के लिए आपस में जुड़ेंगे, मतलब वो ज्वाइन करेंगे आपस में, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन में जाएंगे, बिल्कुल ठीक। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, 2 जो है वो ट्रू हुआ, तीसरा ऑप्शन होगा इसका। सो भाई आगे चलते हैं और बात करते हैं, ये क्या है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द शेल में हाइड्रोजन लाइक एटम इज दिस मच, वेलोसिटी mth शेल में इतनी, अच्छा वेलोसिटी, अच्छा ये फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस, ओके रेडियस mth की, वेल तो बताना कि रेडियस का वेरिएशन ऐसे रहता है n स्क्वायर है ना डायरेक्टली, और वेलोसिटी का रेट वेरिएशन होता है ये ऐसे, तो यदि मैं n और vn को एक्सचेंज कर दूं तो भाई यहाँ से n इनवर्सली हो गया vn, ठीक है। तो इस n की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो rn क्या हो जाएगा, सो भैया rn वेलोसिटी रिलेशन क्या आ जाएगा, बोले तो n स्क्वायर है ना, पर n क्या है, n जो है वो 1/vn है, तो यहाँ तो स्क्वायर है, तो 1/vn का होल स्क्वायर हो गया ये। अब पूछ रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस इन mth ऑर्बिट, रेडियस इन mth ऑर्बिट क्या होगा, n है तो n नीचे है, m है तो m नीचे होगा, vm स्क्वायर होगा और ऊपर vn स्क्वायर होगा। अब देख लेते हैं, इज इक्वल टू वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट कितना है,
वेलोसिटी nth में है 3 इंटू 10⁵, 3 इंटू 10⁵, और वेलोसिटी उसमें कितना है नीचे वाले में 2.5 mth में 2.5 इंटू 10⁵, 2.5 इंटू 10⁵, और इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ये कट गया, तो ये आ गया ऊपर चला गया 30/25, इसका आ गया होल स्क्वायर, ये आ गया 6/5, 5 का 5 से काट दो, ये आ गया 36/25, 36/25। यस, ऑप्शन 3 आसानी था, बोर्ड मॉडल में क्वेश्चन आता ही आता है भाई। ठीक है, अब आप देखो यहाँ ये क्वेश्चन है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ है f0 कितना है भाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आई पीस का दिया हुआ है FE दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ट्यूब लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ओके, नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर का आंसर दे रहा है, तो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है नॉर्मल एडजस्टमेंट में होती है LD FO और यहाँ FE। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में होती है। ठीक है, और D जो वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो है 25 होती है, आपको पता है। L कितना है 10, D कितना होता है 25, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। F0 कितना है 2, FE कितना है 4, काटो, ये आ गया 125/4। चेक करो दोबारा, 2 लेंथ 10, ठीक है, 25 प्लस D/FO, ठीक है, FO2 मीटर में तो दिया कुछ 10 सेंटीमीटर, 2 और 4 भी ठीक है, 2 पंजे 10, 25 होता है ये, 5/2 125/4 नहीं आएगा ये। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 2 बिल्कुल ठीक है, L/F0, D25 बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ मैं, तो L10 है, D25 होता है, एक 2 है, एक 4 है, तो वही इसमें 2 से इसको काट दिया, तो ये तो रहेगा। तो ये तो आ जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर, मेरे यहाँ 5/2 की पावर x होगा, तो फिर 5/2 की पावर x है, तो x की जगह आपको क्या दिख रहा है, x की जगह आपको दिख रहा है 2, फिर आएगा 2 ऑप्शन। ठीक है, तो भाई इसमें ये तो ऐसे कर लो, या यदि यही आंसर रखना है तो फिर ऐसे हो सकता है, देखो इसको 5 कर लो, 5 होगा फिर यहाँ, तो यदि यहाँ 5 है तो फिर यहाँ 5 कर लो, तो यहाँ 5 कर लो, तो क्या आएगा, लेट अस चेक। तो वही ये 5 से 5 कट गया, तो फिर क्या बचा, फिर बचा 25 ही। 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 5 की पावर x आंसर दिया जा रहा है, ये देखो ऊपर, तो फिर x की जगह आपको क्या दिख रहा है 2, फिर 2 आ जाएगा ये। ठीक है, मतलब 4 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर होगा, तो है, तो करेक्शन है थोड़ी सी, इसको देख लें। तो भी आगे है ये क्वेश्चन, जीनर डायोड पे भी क्वेश्चन लगभग आ ही रहा है भी, है ना, तो आसान क्वेश्चन होता है जीनर डायोड पे। फॉर ए गिवन सर्किट ब्रेकडाउन जीनर वोल्टेज दिया जा रहा है 10, ये दिखा है यहाँ पे 10, ठीक है, और पावर डिसिपेशन इतना विथस्टैंड कर सकता है 0.4, यहाँ से आई निकाल लो पहले, P = BI, BZI हो जाएगा, मतलब यहाँ तो I = P/BZ। ठीक है जी, सो भाई आई हो गया, यहाँ से P आपका है 0.4 और BZ है आपका 10, तो ये कितना हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, तो ऐसे रहने दो उसको, ये आ गया 10, तो ये आ गया आपका करंट एम्पियर में। ठीक है, 2 से काटा नहीं है तो 0.2 और ये 5 हो गया, तो भाई ये हो गया 2/50, 1/25 एम्पियर में ले लिया मैंने। ठीक है, तो करंट लग गया पता। अब ये पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालो, तो भी ये दोनों सीरीज में है, बोलो इस बैटरी के साथ, ये और ये। ठीक है, हाँ, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालनी है, तो करंट कितना चाहिए, तो सिंपल ही हो गया फिर। हाँ, तो यदि यहाँ 10 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज आ रहा है ना, तो टोटल यहाँ कितना है 15, तो 5 वोल्टेज ड्रॉप यहाँ आएगा, इसके आंसर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 5 वोल्ट।
और करंट इस सर्किट में मैंने बता दिया कि ये 1.25 एम्पीयर करंट चल रहा है। तो भाई अब आर यहाँ से निकाल सकते हैं आर की वैल्यू, ओम्स लॉ, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, एंड वी इज़ 5, आई इज़ 1/25, 25 चला गया ऊपर को, तो भाई 25 गुना 5 हो गया, ये आ गया भी 125 ओम। ठीक है, तो आर की वैल्यू आपकी 125 हो। सो ये आगे देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। पोटेंशियल वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, मतलब v की वैल्यू है a की पावर, ये a और b कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो एनक्लोज है यहाँ ई एन होगा, चार्ज q कितना एनक्लोज होगा, एक स्फीयर में इसका यूनिट रेडियस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, यूनिट रेडियस का स्फीयर। ओके, तो पहले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माइनस डी वी अपॉन डी आर, डेरिवेटिव लेना है इसका। सो डी अपॉन डी आर ले लो किसका, ए आर क्यूब प्लस बी का, ठीक है जी। तो यदि हमने इसका डेरिवेटिव लेना ही है तो फिर ले लेते हैं, यहाँ पे कितना है ये 3 नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा ए, हाँ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं यहाँ ना, तो माइनस को रहने देते हैं फिर, है ना, ये आ गया। तो भाई ए कांस्टेंट है और 3r² आ जाएगा और बी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा आपके पास 3ar²। ठीक है, अब यदि तुम गॉस थ्योरम निकालोगे स्फीयर की बात और ये चार्ज एनक्लोज्ड क्यू है, तो फिर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है, ये पढ़ा है आपने गॉस थ्योरम। ठीक है, अब ई डॉट डी एस तो एक ही लाइन पे होते हैं स्फीयर के केस में, तो ई ये होता है ना ऐसे ऐसे, तो ई कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ ई वैल्यू आ चुकी है और ये आ गया डी एस। तो तुम्हें पता है कि ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया टोटल सरफेस एरिया है, मतलब सरफेस एरिया हो गया स्फीयर का। तो यहाँ से आ जाएगा क्यू अपॉन, क्यू निकाल दो यहाँ से, क्यू पूछा ना, सो क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इधर आ गया एप्सिलॉन नॉट ई, और डी एस कितना होता है ये 4πr²। ठीक है, रेडियस आर ले लो। अब क्वेश्चन है कि रेडियस उसकी यूनिट है, यूनिट रेडियस है मतलब 1 है, तो आपके पास क्यू कितना आ जाएगा, ये ई की वैल्यू पुट कर दो 3ar², 3ar² इंटू 4π, और इसकी वैल्यू तो 1 नहीं है तो 1 का स्क्वायर, ये तो आपके पास क्यू आ जाएगा। अब आंसर भी देखो, पाई ए एप्सिलॉन नॉट, पाई ये है, ए ये है, एप्सिलॉन नॉट ये है, तो पाई ए एप्सिलॉन नॉट को मैं अलग से लिख देता हूँ। मेरे पास बचा 4, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 बचा और 3 बचा। ठीक है, और स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ 1 भरोगे तो वही आपके पास कितना आ जाएगा, ये देखो 4 3 जा 12 और r² भी आ गया। अब r की वैल्यू तो यूनिट है 1, तो इसका मतलब 12 पाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब 12 बोल रहा है ये अल्फा को, अल्फा की जगह कौन बैठा है यहाँ 12, सो दिस इज द आंसर, 12 होगा इसका आंसर। ठीक है, मतलब v से डिफरेंशिएट करके e निकलेगा, e निकलेगा तो गॉस थ्योरम उसकी वैल्यू पुट की जाएगी और उसको सॉल्व करके q निकाला जाएगा। ठीक है जी, सो यही था। सो आज के लिए इतना ही, ओके देन।